हाय। आपके बच्चे शर्माकर हैं? किसी के सामने जाने से शर्माते हैं या आपके रिलेटिव्स या दोस्तों के आने पर पीछे पीछे रहते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, देखते ही लोगों को बाथरूम में घुस जाते हैं, दूसरों को सत श्री अकाल नमस्ते करने में भी हिचकिचाते हैं और आप उनके फ्यूचर को लेकर वरीड भी हो। इस वीडियो में मैंने आपके ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर फायदा हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। सबसे पहले तो बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिसे आप शर्माकल कह रहे हैं, हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, और अगर वो इंट्रोवर्ट है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। इस पार्ट को हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, या फिर वो बहुत सेंसिटिव हो और उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसके कारण वो पीछे पीछे रहते हो। हमारे एक जान पहचान वाले हैं, जब भी वो हमें मिलते हैं तो उनके बच्चे सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कुछ नहीं करते। इवन हमारे पूछने पर भी कि बेटा नमस्ते नहीं करोगे, तो वो जस्ट मुस्कुरा के ना में सिर हिला देते हैं। इस कारण उनके पेरेंट्स कुछ स्मॉल फील करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, नमस्ते क्यों नहीं करते। उन्होंने उनको बहुत तरह से समझाया, ये भी कहा कि बेटा नमस्ते करा करो, बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यहाँ तक कि डांट कर भी समझाने की कोशिश की, ये भी कहा आंटी को नमस्ते करो चॉकलेट मिलेगी, बट बच्चों पे किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। रादर उन्हें बार बार कहने का नतीजा ये हुआ कि वो हम लोगों के सामने आने से घबराने लगे, हमें अवॉइड करने लगे। इसका मतलब कोई ऐसा कारण है जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हम नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों है, और हम लोग सोचते रहते हैं कि बच्चे शर्माते क्यों है, ये कब समझेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं इसका रीजन और सल्यूशन जानने की। अधिकतर मदर्स आजकल पार्ट टाइम मदर्स है, यानी कि वर्किंग वुमेन, तो उनके बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम उनके मेड्स और सर्वेंट्स के पास ही रहते हैं। तो ऐसे हालात में मेड्स और सर्वेंट्स का लाइफस्टाइल जो है उन पे असर छोड़ता ही है। वो उन्हें फोन पर बात करते हुए ओवरहियर भी करते हैं। जो टीवी शोज सर्वेंट्स और मेड्स को पसंद है वही उन्हें भी देखना होता है, और वही म्यूजिक वो भी पसंद करने लगते हैं। और जो भाषा का इस्तेमाल मेड्स और सर्वेंट करते हैं बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। अब क्योंकि बच्चों की परवरिश मेड्स और सर्वेंट्स द्वारा हो रही है तो वो उन्हीं के साथ मिक्सअप भी हो जाते हैं, और जब घर में आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं तो बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, है ना। जो टीवी शोज, जो म्यूजिक उन्होंने सारा दिन सुना होता है वो उसी को पसंद करने लगते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं, और जब घर में आप कोई दूसरा चैनल लगाते हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और ना ही उसे एंजॉय करते हैं, और इवन फैमिली मेंबर्स के साथ भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब आप मजबूर हो, आपको जॉब करनी है, इसमें कोई जनरलाइज सोल्यूशन भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये केस फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। आप अधिकतर टाइम बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिठाने में एनकरेज कर सकते हैं। हाँ, इस केस में हो सकता है आपको थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी सेक्रीफाइस करनी पड़े। एक और चीज़ है कि आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो और कोई ऐसी जॉब चूज कर सकते हो जिसमें आपको अधिकतर टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने को मिल सके। और अगर ऐसा नहीं तो आप मेड के पास छोड़ने की बजाय बच्चे को क्रच में भी भेज सकते हैं। हाँ, क्रच के सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान रखना होगा। हर बच्चे में कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों की वीकनेस को बच्चों के ही सामने दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और जब बच्चे आपके मुंह से बार बार उस वीकनेस के बारे में सुनते हैं तो उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि वो ये जो वीकनेस है वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही है। एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बच्चा नहाने से बहुत घबराता है, और जब भी घर में कोई आता है हम उसे कहते हैं ये नहाने का चोर है, इसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, नहाने का कह दो तो इस पर तो पहाड़ टूट पड़ता है।
बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि मैं नहाने का चोर हूं और ये बात सबको पता है, इसलिए अगर मैं नहीं भी नहाता तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही आप बच्चों की प्रेजेंस में बड़े शान से लोगों को बताते हैं कि ये तो बहुत शर्माकल है, ये किसी को नमस्ते नहीं करता, क्योंकि ये शर्माता बहुत है। आप ट्राई कर लो, नमस्ते कर लेगा तो मुझे बताना। और बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं शर्माकल हूं, मुझे नमस्ते नहीं करनी, क्योंकि शर्माकल लोग अक्सर नमस्ते नहीं करते। आप उसकी वीकनेस को वीकनेस ना मानकर अगर ये मान लें कि ये एक इसकी आदत है जो हमें इम्प्रूव करनी है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। उसको आप काउंसिल कीजिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसे अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटीज दीजिए ताकि वो दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर सके। बच्चा पहले देखता है और फिर वो उस चीज को कॉपी करता है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ पेरेंटिंग टिप्स पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद भी शर्माते हैं? इस चीज को भी नोटिस करिएगा। क्या आप पहल करते हैं किसी को बुलाने में, किसी को नमस्ते करने में, किसी का हालचाल पूछने में? अगर नहीं तो स्टार्ट डूइंग दैट। आपको ऐसा करते हुए देखकर आपका बच्चा भी वैसे कॉपी करेगा। बच्चों का माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। किसी के साथ, दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होने से पहले वो कुछ सेकंड सोचता है कि मुझे इनसे मिक्सअप होना है या नहीं। अगर उसे समझ नहीं आती तो वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है। आप बच्चों को उनको ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स बन के नहीं, बट उनके पर्सनल असिस्टेंट बन के। जब भी आपके घर कोई आपका दोस्त या रिलेटिव आते हैं तो उन्हें बच्चों से इंट्रोड्यूस जरूर करवाइए। लाइक, देखो बेटा, ये मिस्टर मोहन है, ये एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, ये इनका बेटा अक्षय, जाओ खेलो, एंजॉय करो। और जब आप बच्चों को किसी के साथ मिलवाते हो, उनको इंट्रोड्यूस कराते हो, तो उनकी एब्सेंस में बच्चों के सामने उनके बारे में नेगेटिव मत बोलिएगा, कुछ भी गलत मत बोलिए, बच्चों को बायस्ड मत कीजिए। और उनके जाने के बाद अपने बच्चे को ये मत पूछिए, बेटा अक्षय के साथ खेलना कैसा लगा, पीटा तो नहीं उस बदमाश ने तुझे? बेकार का बच्चा है वो भी। अगर आपको वो बच्चा बेकार सा लगता है तो अपने बच्चे को मिलवाया क्यों? और अगर मिलवा ही दिया तो उसके बारे में बुरा तो मत बोलो ना। ज्यादातर देखा गया है कि जो पेरेंट्स खुद बहुत सोशल होते हैं उनके बच्चे शाय होते हैं, जो खुद बहुत बोलते हैं उनके बच्चे चुप रहते हैं। इसका एक सीधा सा कारण है कि आप अपने बच्चों को चांस ही नहीं देते हो बोलने का, सोशल होने का। और अगर बच्चा कुछ बोलने लगता है तो आप उसको करेक्ट करते करते आगे की सारी बात खुद ही सुना जाते हो। जब बच्चा बार बार आपको ऐसा करते हुए देखता है तो फिर वो अपने आप को पीछे कर लेता है। गिव देम मैक्सिमम चांसेस। जहां हो सके बच्चों को आगे कीजिए। बेटा वो जोक सुनाओ ना अंकल को, वो वाला किस्सा सुनाओ जो तुम्हारे साथ उस दिन हुआ था, आंटी की हेल्प करो, यूं करो, वो करो, जैसे कैसे बच्चों को आगे बढ़ाओ। और अगर बच्चा कुछ सुनाना शुरू करता है तो उसे करेक्ट करने के बाद खुद मत बोलो, उसे कंप्लीट करने दो। कोशिश करो कि बच्चे के साथ जो हादसा हुआ है या जो उसने सुना या देखा है वो खुद नरेट करे और रादर उसे पूरे ध्यान से सुनिए। चाइल्ड अब्यूज से बच्चों को बचाने के लिए समाज के बारे में कहीं हम जाने अनजाने बच्चों के मन में जहर तो नहीं भर रहे, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कह रहे कि बच्चे को हर अडल्ट गलत दिखाई दे, बुरा दिखाई दे, कैरेक्टरलेस दिखाई दे। बेटे ये आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे बच के रहना। कहीं ऐसा कहकर आप आदमी जाति के प्रति कहीं बेटे के मन में नफरत तो नहीं पैदा कर रहे? उनको इस तरह से एडवाइस करो कि वो सही और गलत की पहचान कर पाए। बच्चे इतने एक्सपीरियंस नहीं होते कि वो बड़ों की फीलिंग्स को समझ सके, उनकी साइकोलॉजी को समझ सके। जब बड़े उनको डांट देते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और फिर खुद को बड़ों के सामने लाने में घबराते हैं। घर में एक टेलीविजन है, ग्रैंडपा कुछ और देखना चाह रहे हैं, मामा पापा कुछ और बच्चे कुछ और। लेकिन चैनल चलेगा ग्रैंडपा की मर्जी का, क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए उनकी इज्जत करना बनता है। नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेंगे? और ये सही है कि बुजुर्गों की इज्जत करने के संस्कार बच्चों को दिए जाने चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को बुजुर्गों की फीलिंग का पता लग जाए
तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक होगी। बच्चे एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करें, इसके लिए आप रोल प्ले कर सकते हो। बच्चों को बुजुर्ग बना दीजिए, आई मीन ग्रैंड पेरेंट्स बना दीजिए। मामा पापा बन जाएं, पापा मामा और ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे। फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन कीजिए। घर में कौन सा चैनल चलेगा, आज क्या पकेगा, पिकनिक के लिए कहाँ जाना है। ऐसे रोल प्ले के मल्टीपल बेनिफिट्स मैंने देखे हैं। बच्चे की शाइनेस कम होगी, बड़ों की जगह पे होकर क्या सोचना है वो समझ पाएंगे, और बड़ों को बच्चों की फीलिंग का एहसास होगा। ध्यान रहे कि ऐसे रोल प्लेज 30 दिन में केवल एक ही बार हो, और बच्चों को ये पता हो कि ये गेम थी और बड़ों के राइट्स बड़ों के पास ही रहेंगे। कॉलोनी के बच्चों की गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कीजिए, इसमें सभी बच्चों का फायदा होगा। ऐसे गेट टुगेदर्स में बच्चों की गेम्स, डांसेस, सिंगिंग, इनके साथ साथ उन बच्चों के टैलेंट को भी अप्रिशिएट किया जाए जो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे पेंटिंग, पोइट्री, स्टोरी राइटिंग। इसके अलावा बच्चों से कुछ डिफरेंट रोल प्ले कराए जाएं, जैसे एक बच्चा अचीवर हो, बाकी सब रिपोर्टर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराई जाए, जैसे रोटरी, जेसीज, लॉयन। इन सब के चिल्ड्रन विंग भी हैं। रोटरी का है इंटरेक्ट, लॉयंस का लियो और जेसीज का जेसेलेट्स। इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है और उनकी शाइनेस कम होती है और आगे बढ़ने के काफी मौके मिलते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को स्कूल में डिबेट, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट, पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट, इनमें आगे बढ़ने के लिए, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी एनकरेज किया जाए। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को तो जरूर ऐसी एक्टिविटीज में भेजे जहां वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। उन्हें टीम वर्क के लिए एनकरेज कीजिए, टीम प्लेइंग एनकरेज कीजिए। हमने शुरू में बात की थी इंट्रोवर्ट बच्चों की, जो हर कोशिश करने पर भी किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते। ऐसे बच्चे अक्सर इंटेलिजेंट हुआ करते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा अहमियत देते हैं, उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ ज्यादा पसंद होती है। उन्हें वो काम करना अच्छा लगता है जिसमें दूसरों की इंटरफेरेंस ना हो। सो ऐसे बच्चों को भी एनकरेज कीजिए। उन्हें उनके कामों में जो उनको पसंद है उसमें एनकरेज कीजिए। मिक्सअप होने के लिए फोर्स मत कीजिए। ऐसे बच्चे ही बड़े होकर साइंटिस्ट, स्कल्पचर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पोएट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनते हैं। सो अगर आपके बच्चे ज्यादा मिक्सअप नहीं होते तो उन्हें शाय होने का लेबल लगाकर स्मॉल फील मत कराइए। वो जो भी करें उन्हें एनकरेज कीजिए। कामयाब होने के लिए केवल एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं वो एक्टर बने, टीचर बने, सेल्समैन बने। इंट्रोवर्ट्स भी तो चाहिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, पोइट, स्कल्पचर, पेंटर। ऐसे लोगों की भी तो जरूरत है ना। हर इंसान प्यार और चाहत का भूखा है, एंड दिस इज नेचुरल। बच्चों के केस में तो ये इश्यू बहुत ही सेंसिटिव है। फैमिली में पहला बच्चा सबसे अधिक प्यार पाता है। अकेले होने के कारण सबका ध्यान उसी की ओर केंद्रित रहता है। जैसे ही दूसरा बच्चा घर में कदम रखता है तो पेरेंट्स का और बाकी फैमिली मेंबर्स का ध्यान बंटना स्वाभाविक ही है। इससे बड़ा बच्चा इग्नोर फील करने लगता है और मन ही मन उस छोटे से बच्चे के लिए नफरत पैदा कर लेता है। वह पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रोता है, चिल्लाता है, बात बात पे जिद करता है और छोटे से बेबी के साथ छेड़छाड़ कर अपने गुस्से का इजहार करता है। हमारे पड़ोस में जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो उनका बड़ा बच्चा 3 साल का था। कुछ दिन जब उसने देखा कि जो भी आता है छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेता है, प्यार करता है और उसे गिफ्ट देके जाता है। वो इतना बड़ा तो था नहीं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता। वो क्या करता, जब भी बच्चे को कॉट में सुला के सब बाहर आते तो वो जाके उसकी चुटकी काट लेता और बच्चा जोर जोर से रोने लगता। एक आध दिन तो किसी को ध्यान नहीं आया कि बच्चा अचानक से क्यों रोने लगा। तब उसकी मदर ने नोटिस किया कि ये धीरे से जाता है और उसकी चुटकी काट लेता और ऐसे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। ये तो हुई इंसान के बच्चे की बात। इवन एनिमल्स भी
अपनी इमोशंस, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनको एक्सप्रेस कर ही देते हैं। हमारे घर में एक डॉग था जिसे हम टॉमी कह के बुलाते थे, और टॉमी सबके मनोरंजन का कारण था। कोई उसके साथ भागता, कोई उसके साथ बॉल खेलता, कोई उसे बाहर घुमाने लेके जाता। पापा जैसे ही बाहर से आते, वो जंप करके उन्हें अपनी खुशी का इजहार करता, वो भी उसको गोद में लेकर सहलाते और प्यार करते। फिर मेरी नीस का जन्म हुआ, तो कुछ दिन हम सब लोग उसी और लग गए। आने जाने वालों के कारण हम लोग भी बिजी हो गए। तो उसने क्या किया, जब भी हम छोटी बच्ची की फ्रॉक या बाकी कपड़े उसके सूखने के लिए डालते, तो वो उसे अपने दांतों से काट देता या दूर फेंक आता। इसके कारण उसकी पिटाई भी हुई। फिर एक दिन डैडी ने रियलाइज किया कि इसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने उसे अपने गोद में लिया और उसे खूब सहलाया। और देखने वाली बात ये थी कि टॉमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब एक जानवर अपना प्यार बंटता हुआ नहीं देख सकता, तो एक बच्चा कैसे सह पाएगा कि उसका प्यार कोई दूसरा बांट ले। जिन बच्चों में एज गैप कम होता है, उनमें कंपटीशन की भावना अधिक होती है, और वो बिना कारण, बिना किसी ठोस कारण एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखने लगते हैं। और ये द्वेष बड़े होने तक चलता रहता है और कई बार उम्र भर चलता रहता है। इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि ये ऐसा ही होता है। बहुत बार देखा गया है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, उनमें द्वेष की भावना कम होती जाती है और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेलसी की भावना बड़े बच्चों के मन में ना आए, इससे हमें दूसरे बच्चे के आने से पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। बड़े बच्चे को पहले से ही तैयार करना पड़ेगा कि अब एक और बेबी घर में आने वाला है। अलाउ हर टू टच योर बेली एंड टॉक टू हर। उसे बेबी की किक्स फील करने का मौका दो। आस्क हर टू पैट द बेली एंड लव द बेबी। उसे बताइए कि जब बेबी बड़ा हो जाएगा, वो उसके साथ खेलेगा, दोनों टॉयज शेयर करेंगे, आपस में फ्रेंड्स बन जाएंगे। ऐसा करने से वो बेबी को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएगा। सेकंड बेबी के आने से पहले ही बड़े बच्चे के अंदर अपने भाई बहन के लिए अच्छी फीलिंग्स होगी। उसके अंदर बेबी को देखने की उत्सुकता होगी, खुशी होगी और जेलसी भी नहीं होगी। छोटे बच्चे के आने के बाद अपने बड़े बच्चे से छोटे छोटे कामों में हेल्प लीजिए, जैसे कपड़े पकड़ाना, फीडर पकड़ना, बेबी के डायपर चेंज करने में हेल्प करना, उसका ध्यान रखना कि वो रोए ना। ऐसा करने से एक तो बड़ा बच्चा बिजी हो जाएगा और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। छोटे बच्चे के आने के बाद अक्सर लोग दोनों बच्चों में कंपैरिजन करने लगते हैं। ये बहुत साफ है, फेयर है, वो तो सांवले रंग का है, इसकी सेहत अच्छी है, वो पतलू सा है, इसका चेहरा खिला खिला है, वो तो रोता ही रहता है। बड़े होने तक भी ये कंपैरिजन चलते रहते हैं। ये बहुत जिद्दी है, वो तो आराम से बात मान लेता है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो तो मुश्किल से पास होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे कंपैरिजन्स बच्चों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं। बच्चे के बीच जेलसी की भावना आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। बच्चा अपनी हीन भावना को दूसरों पर मार कुटाई करके चिल्ला कर निकालता है। ऐसी सिचुएशन ना आए, पहले तो पेरेंट्स को खुद इस बात का ध्यान रखना होगा कि कंपैरिजन्स नहीं करने, और अगर कोई दूसरा करे तो उसे भी टोकना होगा। बड़ा बच्चा अगर छोटे बच्चे को परेशान भी करता है, तो भी आपने सबके सामने यही कहना है कि ये उसका बहुत ध्यान रखता है, उसे बहुत प्यार करता है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, किसी में कोई क्वालिटी है तो किसी में कोई। उनकी अच्छी क्वालिटीज को पहचानो, उनकी बातों को, उनके अच्छे एक्शंस को अप्रिशिएट करो। हर बच्चे को लगे कि वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत स्पेशल है। छोटी एज में ही बच्चे के दिमाग में फैमिली का कॉन्सेप्ट डालते जाइए कि कैसे फैमिली में एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, कैसे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, हेल्प करते हैं और मिल बांट खाते हैं, कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, उनके इंटरेस्ट और टेम्परामेंट डिफरेंट होते जाते हैं। किसी को कोई चैनल पसंद है तो दूसरे को कोई और, एक कोई गेम खेलना चाहता है तो दूसरा कोई और। बड़ा बच्चा बड़े होने के कारण छोटे को डराता धमकाता रहता है, उससे छेड़छाड़ करता रहता है। छोटे बेचारे का बस नहीं चलता और वो बात बात पे रोने लगता है, शिकायत करता है।
लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप हर बार बच्चों के झगड़ों में पड़ो। कोशिश करो कि वो खुद ब खुद अपने झगड़ों को सॉल्व कर ले। हाँ, अपनी नजर उन पे जरूर रखो ताकि कुछ भी सीरियस होने से पहले आप उनको गाइड कर सको। उन्हें पता होना चाहिए कि आप किसी तरह की मारपीट या गाली गलौज बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर ऐसी नौबत आ जाए तो फिर पनिशमेंट सबको मिलनी चाहिए जो भी उसमें इन्वॉल्व हो। किसी एक की साइड लेना गलत हो जाएगा। किसी ने छेड़ा, दूसरे ने गाली गलौज किया, तो पनिशमेंट दोनों को मिलनी चाहिए क्योंकि दोनों ही उसमें इन्वॉल्व है। पनिशमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें रियलाइज हो कि आज उनका कुछ नुकसान हुआ है, आज उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग खोया। आप उनकी पॉकेट मनी से पैसे काट सकते हैं, उनका टीवी टाइम कैंसिल कर सकते हैं और उनको रोक सकते हैं कि आज आपने झगड़ा किया है, आपने बहुत परेशान किया है, आज आप बच्चों के साथ खेलने बाहर नहीं जाओ। अगर वो अपना झगड़ा खुद ब खुद खत्म कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें शाबाशी भी मिलनी चाहिए। अगर किसी कारण आपको अपने बच्चे को पनिशमेंट देना जरूरी है, डांटना जरूरी है, तो उसको सबके सामने मत डांटिए। उसे अकेले ले जाकर समझाइए, पनिश कीजिए या गुस्सा कीजिए, लेकिन दूसरे बच्चों के सामने नहीं। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं उनके झगड़ने के कारण भी बदलते जाते हैं। जैसे वो ग्रो करते हैं फिर उनमें कंपटीशन की भावना शुरू हो जाती है, कंपैरिजन की भावना शुरू हो जाती है। वो स्कूटर चला सकता है, मैं क्यों नहीं? स्पेशली भाई बहन के केस में उसे बाहर भेज दिया दोस्तों के साथ, मुझे कहते हैं नहीं जाना, मैं क्यों नहीं जा सकती? वो जीन्स पहन सकता है, मुझे कहते हैं सूट डाल, क्यों, मैं क्यों डालूं? बड़े बच्चे तो अक्सर छोटों को छेड़छाड़ कर, डरा धमका कर परेशान करते ही रहते हैं और इससे उनका मनोरंजन होता है। जब उन्हें कुछ नहीं सूझता, जब वो बोर फील करते हैं ना, तो तब वो ऐसी चीजें करते हैं। किसी को छेड़ दिया, किसी को टीज कर दिया, किसी की चुटकी काट ली। बड़े बच्चों का अक्सर ऐसा बिहेवियर देखा गया है छोटे बच्चों के साथ। तू चुप करके यहाँ बैठ जा, मेरे पीछे नहीं आना, तेरे साथ कोई नहीं खेलने वाला, सब मेरे साथ खेलेंगे, चल चल हट हट छिछोरी, ऐसे ऐसे। और फिर अपना एक ग्रुप सा बना के छोटे भाई बहन को अकेले छोड़ देते हैं। छोटा बच्चा अपने बड़े भाई या बहन का ये बॉसी बिहेवियर झेलने को तैयार नहीं। ऐसी बातों से वो और अग्रेसिव हो जाता है और टीजिंग का उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पलट कर जवाब देने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता और अपने भाई बहन से बदला लेने के लिए पूरा जोर लगा देता है और फिर इससे पूरे घर की शांति भंग हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को और भी अधिक अलर्ट होने की जरूरत है। बच्चों को फैमिली की वैल्यूज बताएं, उनके लिए रूल सेट करें। उन्हें पता हो कि एक दूसरे को टीज करना या मारना पीटना अलाउड नहीं है। इसके लिए पेरेंट्स को खुद भी रोल मॉडल बनना पड़ेगा। उनका बिहेवियर भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब बच्चे उनके आसपास हैं। तो अगर बच्चों का पारा हाई है तो उन्हें एक दूसरे से दूर रखें तब तक जब तक वो शांत नहीं हो जाते। टाइम टू टाइम उनके दिमाग में डालते जाओ कि रिश्तों की क्या अहमियत है, उनको आपस में कैसे बिहेव करना है, फ्रेंडशिप के क्या मायने हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे के दर्द का एहसास होना चाहिए और कैसे एक दूसरे का ध्यान रखना है। ऐसा करने से आप उन्हें सोशल लाइफ के लिए भी तैयार करते जाओगे। अगर पूरे दिन किसी ने आपस में झगड़ा नहीं किया, उनका बिहेवियर आपस में अच्छा रहा, तो उन्हें इनाम देना और अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है। बच्चों की क्वालिटीज को सबके सामने अप्रिशिएट करोगे, उनकी प्रेज करोगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हर बच्चे को लगे कि आप उसे पर्सनल अटेंशन देते हो। यही तो कारण है बच्चों के आपसी झगड़े का। हर कोई चाहता है कि मुझे अटेंशन मिले और हर कोई ये महसूस करता है कि मेरे से ज्यादा दूसरे को प्यार किया जाता है, उसकी फेवर की जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर पेरेंट्स खुद अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे से अच्छा बिहेव करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, तो उनके बच्चे काफी हद तक डिसिप्लिन रहेंगे। घर के नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने के कारण भी बच्चे एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते रहते हैं। ऐसे केस में अगर आप बच्चों को गाली गलौज या मारपीट करने से रोकोगे, झगड़ा करने से रोकोगे, तो बच्चे आगे से यही जवाब देंगे ना, पापा भी तो ऐसे करते हैं, आप भी तो झगड़ते रहते हो।
आप अप्रिशिएट करोगे तो आपको देखकर आपके बच्चों को भी अप्रिशिएट करने की आदत हो जाएगी और उनमें आपसी प्यार भी बढ़ेगा। एट द एंड मैं यही कहूंगी कि बच्चों में आपसी भेदभाव या जेलसी का होना बहुत नॉर्मल सी बात है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उनको कैसे गाइड करते हो जिससे वो अपनी बुरी फीलिंग्स पे, जेलसी की फीलिंग्स पे काबू पा सकें और आपस में मिलजुल के रह सकें। ऑल द बेस्ट। बैक बाइटिंग, वाह, कितना बढ़िया तरीका है ना टाइम पास करने का। बैक बाइटिंग समझ गए ना आप? पीठ के पीछे किसी की बुराई करना, इसे पीठ के पीछे छुरा घोंपना भी कहते हैं। बैक बाइटिंग भी एक तरह का नशा ही है। जब तक हम 2-4 लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल नहीं लेते ना, तब तक अच्छी फीलिंग आती ही कहाँ है। जब तक हम लोगों को बिना समझे, बिना अच्छे से जाने हुए उनको लेबल नहीं कर देते, तब तक मजा ही नहीं आता। जैसे ढीलू, नखरेबाज, अकड़ू है अकड़ू, अरे वो नटंकी, हाँ प्राउडी, छोड़ो यार, वो तो लालची है। कितने नाम दे देते हैं, कितने लेबल लगा देते हैं। जब भी बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग की बात होती है ना, तो सभी यही कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड, पर इसे छोड़ता कोई नहीं है। रादर जब हम किसी की पीठ के पीछे बुराई करते हैं तो सुनने वाले बड़े मजे लेके सुनते हैं, पूरा ध्यान से, और हमें लगता है हम कितने इम्पोर्टेंट है, सब लोग हमें सुन रहे हैं और हम लोगों को कितना एंटरटेन करते हैं। बड़ी प्राउड फीलिंग आती है जब लोग हमें कहते हैं ना, यार तू नहीं थी तो बड़ा बोर लग रहा था, तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था, तो हमें बहुत गर्व होता है। देखा हमें कितना चाहते हैं लोग, कितना मिस करते हैं हमें। जब कोई हमें अपना समझकर अपना सीक्रेट शेयर करता है या हमसे कोई हेल्प चाहता है, तो वो भी बात हम सबके साथ शेयर करके उसका मजाक बना के रख देते हैं। हम अपने काम में दिलचस्पी कम लेते हैं, लेकिन दूसरों में ज्यादा, आउट ऑफ कंसिडरेशन नहीं बल्कि चुस्कियां लेने के लिए। अधिकतर बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग होती है वेडिंग्स में और गेट टुगेदर्स में। बैक बाइटिंग की हद तो हम तब क्रॉस करते हैं जब हम पार्टी में जाकर, खाना खाकर, डांस वांस करके और फिर पार्टी को होस्ट करने वाले की आराम से खूब बुराई करके पार्टी का पूरा एंजॉय करते हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा? मुझे लगता है बहुत से लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, वो जस्ट रूटीन में स्वाभाविक तौर पे किसी दूसरे की बुराई कर जाते हैं, बिना सोचे समझे कि इस आदत से उन्हें खुद को या दूसरों को क्या नुकसान होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग अनइंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं वो जान जाए कि किसी के बारे में बुरा बोलना या किसी का नेगेटिव इमेज दूसरों को देना कितना बड़ा पाप है। बहुत बार हम किसी के कहने पर दूसरों के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं और उनसे दूरियां बना लेते हैं, लेकिन जब कभी उनके पास बैठने का मौका मिलता है तब हमें समझ लगती है कि जो हमारी धारणा थी इस इंसान के बारे में वो कितनी गलत थी। लेकिन सोचो, अगर हमें मौका ना मिले तो हमारा उस व्यक्ति को देखने का नजरिया जिंदगी भर तो वही रहेगा ना जो लोगों ने हमारे सामने रखा। एक रियल इंसिडेंट बताने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर्दियों का मौसम था, 4-5 फ्रेंड्स रोज पार्क में धूप सेकने आती थी और हर रोज उनका एक ही काम था, किसी ना किसी फैमिली को डिस्कस करना और उनका मजाक बनाना। उस पार्क में अम्मा जी भी धूप सेकने आती थी। रोज उन लड़कियों के मुंह से लोगों की बुराइयां सुन सुन के अम्मा जी से रहा नहीं गया और वो उनके पास गई और बड़े प्यार से उन्हें समझाया। बोली, बेटा आप रोज किसी ना किसी की बुराई करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अपनी जुबान से क्यों खराब लफ्ज निकालते हो? भगवान की दी हुई इस नियामत को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो। कुछ ऐसा बोलो जिससे आपको फायदा हो, एक दूसरे से सीखने को मिले। अम्मा जी की बात सुन के और जिस प्यार से अम्मा जी ने उन्हें समझाया, उससे लड़कियों को एहसास हुआ कि वाकई कुछ गलत हो रहा है और उन्होंने रिजॉल्व किया कि वो
आगे से किसी की बुराई नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे जब वो पार्क में इकट्ठी हुई तो पता है क्या हुआ? पार्क में एकदम चुप्पी थी, शांत थी, सब चुप बैठी थी, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम रोज कोई एक टॉपिक लेंगे जो सबके इंटरेस्ट का हो और उसके बारे में डिस्कस किया करेंगे, जिससे हमें एक दूसरे से कुछ सीखने को मिले। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सब में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, और ये जानते हुए भी हम अपनी कमियों की तरफ कम और दूसरों की कमियों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनका मजाक बनाने में लगे रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि फिर हम में से ही कोई व्यक्ति उस इंसान को जाके बता देता है कि फला फला व्यक्ति तेरे बारे में यूं यूं बोल रहा था। तो फिर होती हैं शुरू लड़ाइयाँ। और जब बिग बॉस को फॉलो करते हैं वो समझ सकते हैं कि फिर क्या होता है, किसका चैन खोता है और कौन एंजॉय करता है। जब कोई पीठ के पीछे किसी की बुराई करता है तो मुझे नहीं लगता कि बुराई करने वाला अपना प्रभाव दूसरों पर अच्छा डाल रहा हो। सुनने वाला चाहे जितना मर्जी मजे ले लेके बात सुने, लेकिन उसके दिमाग में भी यही चलता है कि आज अगर ये दूसरे की बुराई मेरे सामने कर रहा है तो कल मेरी बुराई दूसरों के सामने करेगा। और फिर समझदार लोग ऐसे लोगों से किनारा करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में हम किसी में कोई ऐसी कमी देखते हैं जिससे उसको लाइफ में नुकसान हो सकता है, तो फिर हमें एक अच्छे दोस्त बनकर उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो चुप रहिए। दूसरों में जाकर उसकी चर्चा करके उसका मजाक क्यों बनाना। एट द एंड मैं यही कहूंगी कि किसी की बुराई करने से पहले या किसी का इमेज खराब करने से पहले आप ये सोच लें कि अगर ऐसा मेरे साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आप अपनी इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। ईदर स्पीक गुड और बी साइलेंट, बट बैकबाइटिंग ना 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 रे ना। अपनी बाहों के झूलों में झुलाया हमको, अपने आंसू छुपा के हंसाया हमको। कभी दर्द न देना उन हस्तियों को, भगवान ने माँ बाप बनाया जिनको। एक फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका 5 साल का बच्चा और एक बुजुर्ग पिताजी हैं। पिताजी इतने बुजुर्ग हैं कि वो कोई काम वाम नहीं कर पाते, ना ही वो कई घर के काम में हाथ बटा पाते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड से हर रोज कहती है कि पिताजी कोई काम तो कर नहीं पाते, ना ही ये घर के काम में कोई हाथ बटा पाते हैं, आप क्यों नहीं इनको कहीं छोड़ आते। उल्टा हमें कितना इन पे खर्च करना पड़ता है, हमारे बच्चे की परवरिश भी ठीक नहीं हो पा रही। तो ये बात सुनते सुनते हस्बैंड के दिमाग में भी बैठ जाती है और एक दिन वो ठेले में पापा को बिठा देता है और छोड़ने के लिए जंगल को चलने लगता है कि उसका छोटा बच्चा साथ चलने की जिद करके उस ठेले में बैठ जाता है। वो दूर घने जंगल में जाकर ठेला खड़ा कर देता है और आप फिर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदते हुए उसको देखकर उसका बेटा पूछता है, पापा ये क्या कर रहे हो? कहता है, बेटा तुम्हारे दद्दू को दबाने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, क्योंकि अब ये कोई काम वाम नहीं कर पाते और इसलिए ये बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो इनको दबाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो गड्ढा खोदते खोदते थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसका बेटा उठता है और थोड़ी दूरी पे जाकर एक और गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। वो कहता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? कहता है, पिताजी मैं आपके लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो आपको दबाने के लिए मैं यहाँ पे ले आऊंगा। आपने कितना समय लगा दिया गड्ढा खोदते खोदते, बेचारे दद्दू बैठे बैठे इंतजार करते हुए परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंतजार नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं अभी से गड्ढा खोद के जा रहा हूँ। ये बात सुन के वो सर से पांव तक कांप उठता है। ये बात उसके दिल को छू जाती है और वह अपने विचार बदल देता है और तीनों वापस घर की ओर चल देते हैं। वो जाकर सारी बात अपने वाइफ को सुनाता है। दोनों अपने पिताजी से माफी मांगते हैं
और उनके अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। कई बार मासूम बच्चों की बातें हमें बहुत बड़े लेसन दे जाती हैं। यूं ही नहीं कहते, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। एक बच्चा, छोटा बच्चा पहले देखता है या एक्शंस करता है? वो पहले सुनता है या बोलता है? यस, ठीक समझ रहे हैं आप, ठीक सोच रहे हैं आप। वो पहले सुनता है फिर बोलता है, वो पहले देखता है फिर एक्शंस करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह हमारे इशारों को समझने लगता है, वो हमारे हाव भाव को जानने लगता है, वो हमारी टोन ऑफ वॉइस को पहचानने लगता है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि हम उसे प्यार कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। जैसे जैसे वो बोलने लगता है वो पहले हमारे सिखाए हुए शब्दों को अपनी तोतली जुबान पे बोलता है, फिर धीरे धीरे हमारे बोले हुए शब्दों को वो कॉपी करके खुद ब खुद बोलता है। इसलिए ध्यान रहे कि अगर हम बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, बात बात पे चिल्लाएंगे, तो बच्चा भी वही सीखेगा। जब वो बोलने लगेगा तो उसके मुंह से जाने अनजाने कड़वाहट ही निकलेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मीठी वाणी बोले, अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, प्यार से बात करे, सलीके से बात करे, तो वैसा बिहेव हमें खुद को करना होगा। हमें लगता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी इसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, इसको प्यार और गुस्से की पहचान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत छोटा बच्चा भी आपके इमोशंस को समझने लगता है। उनका कहना है कि अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर मदर डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो उसको बच्चे को दूसरे को पकड़ा देना चाहिए, दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए बच्चे को उठाने में, क्योंकि मदर की इमोशंस का असर बच्चे की इमोशंस पे पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी चीजों को कितनी बारीकी से नोट करते हैं छोटे बच्चे भी। कई बार पेरेंट्स के आपसी झगड़े बच्चे के दिमाग में इतना सहम पैदा कर देते हैं कि वो उम्र भर उस चीज से बाहर नहीं आ पाते और ना ही उनका मानसिक विकास पूर्ण तरह से हो पाता है। किसी न किसी बात को लेकर पेरेंट्स में आपसी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम बच्चे के सामने उसको डिस्कस करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम उसकी एब्सेंस में भी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे बच्चा इनसिक्योर फील ना करे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसके दिमाग पे और गहरा असर होता जाएगा पेरेंट्स के झगड़ों का, और ना वो घर पे और ना ही वो स्कूल पे कंफर्टेबल रह पाएगा। वो हमेशा इरिटेटेड और डिस्टर्ब ही रहेगा और उसका दिमाग पढ़ाई में भी नहीं लगेगा। इससे आपकी समस्याएं कम होने की जगह और बढ़ती जाएंगी। बच्चों का दिमाग जो है ना, वो एक गीले सीमेंट की तरह होता है। बचपन में जो इंप्रेशन उस पर पड़ जाए वो उम्र भर रहता है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप बच्चों के सामने प्यार से पेश आइए, अच्छा बर्ताव कीजिए, ताकि उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ना हो, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास पूर्णतः हो सके। इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका बच्चा कॉपी कैट है, सो उसके सामने एक अच्छी एग्जाम्पल पेश करिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा दिमाग शैतान का घर है। ये हमारे खुशी के पलों को कम याद रखता है और दुख और उदासी के पलों को बहुत अच्छे से याद रखता है और बार बार उसे हमारे सामने लाकर हमें दुखी करता है। इट्स रियली वेरी वेरी ट्रिकी। जो दिमाग हमारी बॉडी को मैसेजेस देता है, क्या हम उसे अपने मनपसंद एक छोटा सा मैसेज दे सकते हैं कि हमें उदास ना रहकर खुश रहना है? आप भी सोच रहे हैं ये क्या ऊट पटांग बातें बोलती जा रही है, बट माय डियर फ्रेंड्स,
मैं अभी बताती हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैं उसकी रोनी सूरत देखकर परेशान हो गई। कारण पूछने पे पता चला कि वो अपनी बेटी को लेके कुछ परेशान थी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी अब कुछ घर में दिलचस्पी नहीं ले रही, उससे बातें नहीं करती, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ दूर दूर होती जा रही है, उतना प्यार नहीं करती, उतनी केयर नहीं करती। मैंने उसे समझाया कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चों को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है और बच्चे स्टडीज को लेकर भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर। फिर वो चाय बनाने किचन में चली गई। मैंने साइड टेबल में पड़ी एल्बम के ढेर में से ऊपर वाली एल्बम उठाई और उसे देखना शुरू किया। वो मेरी फ्रेंड की बर्थडे और एनिवर्सरी की एल्बम थी। इतने में वो चाय लेकर आ गई और हम साथ साथ एल्बम देखने लगे। जैसे ही उसके बर्थडे कटिंग सेरेमनी की फोटोग्राफ आई तो मैंने बर्थडे केक पे लिखे वर्ड्स को ऊंचे ऊंचे पढ़ना शुरू किया। कुछ ऐसा लिखा था, माई मोस्ट केयरिंग लविंग स्वीट मॉम। जैसे ही उसने ये सुना वो चहक उठी और बोली, देखो ये जो ब्रेसलेट मैंने पहना है ना, ये उसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। उसने पता है हमें वेडिंग एनिवर्सरी की सरप्राइज पार्टी दी। वी रियली एंजॉयड अ लॉट। अचानक से मैंने देखा कि उसकी आंखों में उदासी कहीं नहीं थी, एक अलग सी चमक थी। तब मैंने रियलाइज किया कि हमारे अपनों के साथ बिताए हुए पलों की कितनी अहमियत है हमारी लाइफ में। जिंदगी की हसल बसल में, बिजी लाइफ में हम अक्सर अच्छे पलों को भूल जाते हैं और जाने अनजाने किसी के द्वारा दिए गए छोटे से दुख को लेकर हम बार बार उसे याद करते हैं और उदासी में रहते हैं। अरे याद ही करना है तो कुछ अच्छे पलों को याद कीजिए ना, उदासी में क्यों बैठे रहना। आज की टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाइए। आज हर हाथ में मोबाइल है जिसमें कैमरा है। Make the most of it by capturing the magical moments of your life. अपने हसीन पलों को, अपने जिंदगी के एडवेंचरस मोमेंट्स को उस कैमरे में क्लिक करते जाइए और उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करते जाइए। जब भी दिल उदास हो, मोबाइल उठाइए और उसमें अपने हसीन पलों के पिक्स देखिए, स्पेशल मोमेंट्स के वीडियोस देखिए। Relive those moments. आपको लगेगा कि आपके अपने आपको कितना प्यार करते हैं। These pics will remind you how blessed you are, how lucky you are. ये पिक्स आपके लिए किसी स्ट्रेस रिलीवर से कम नहीं है। यादों की खूबसूरत गलियों में अक्सर फेरा लगाते रहिए। खुशियों की इन लड़ियों से गम को दूर भगाते रहिए। शेर और चूहे की कहानी तो आपने सुनी ही होगी और आपको याद होगा कि कैसे शेर ने अपने पंजों से मुक्त करके चूहे को बचाया और कैसे चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से एक खूंखार जानवर का जाल काटकर उसकी मदद करी। घबराइए नहीं, मैं यहाँ पे आपको स्टोरी सुनाकर और पकाना नहीं चाह रही। मैं तो केवल ये संदेश देना चाहती हूँ कि लाइफ में भी कब कहाँ कौन काम आ जाए पता नहीं। हर इंसान छोटा बड़ा ना होकर एक इज्जतदार इंसान है और उस इंसान को इज्जत देना, वैल्यू देना हमारा फर्ज बनता है। चाहे वो हमारा गार्ड हो, गार्डनर हो, BMW हो, बर्तन मांजने वाली, या वो सफाई कर्मचारी हो। कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों को छोटा महसूस कराने में लगे रहते हैं, लेकिन सच में महान लोग तो वो हैं जो इन लोगों को इज्जत देकर, वैल्यू देकर इन लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वह किसी से कम नहीं है। गाली देकर या उनको तू कहकर बुलाने से हम उनको छोटा महसूस नहीं कराते, रादर हम खुद को अपमानित करते हैं। जो इंसान आज हमारी निगाह में छोटा है, हो सकता है कल वो
हमारे बहुत काम आ जाए, हमारा कितना बड़ा काम कर जाए। अगर हमारे स्वभाव में सबकी इज्जत करना और सबके काम आना होगा तो फिर हमें शर्मिंदगी नहीं होगी कि हमने इस इंसान से कैसा बर्ताव किया। छोटा बड़ा ना देखकर खुद लोगों के काम आइए और जरूरत पड़ने पर हमें सहायता नहीं मांगनी पड़ेगी, लोग खुद ब खुद हमारी सहायता के लिए आ जाएंगे। अगर एक छोटा सा चूहा इस बात को नहीं भुला पाया कि शेर ने उसकी मदद करी थी और उसके बदले में उसने उसकी जान बचाई, हम तो फिर इंसान हैं, हम किसी की अच्छाई कैसे भुला पाएंगे। अच्छा करते रहिए, अच्छा पाते रहिए। अगर ड्रिंक करना, शराब पीना आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चाहत है तो इट्स ओके। अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीना, लग्जूरियस लाइफ लीड करना आपकी पसंद है तो ये आपकी खुशी है। अगर कर्जदार होके जीना आपको अच्छा लगता है तो आप ठीक हैं तो ठीक है। अगर आपको बाइक चलाकर हवा से बातें करना अच्छा लगता है तो भी इट्स ओके। बट अगर आपकी खुशी का, आपकी चाहत का, आपके शौक का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है तो देन इट्स नॉट ओके एट ऑल। लेकिन शराब पीकर गाली गलौज करना, मारना पीटना अपने परिवार के लिए और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए अगर आप समस्याएं खड़ी करते हैं तो आपको सोचना होगा। आपकी ऐशोप्रस्ती की जिंदगी से अगर आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तो भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप अपनी बाइक को हवा में उड़ाते हुए किसी को मौत की नींद सुला देते हो तो भी आपको अपनी चाहतों पर विचार करना होगा। बड़े प्राइड के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी भर के जी लो, जियो जी भर के यार, ये मेरी जिंदगी है, मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, यही मेरे तौर तरीके हैं। ये बात सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन ये बढ़िया तब तक ही लगती है जब तक इन चीजों का खामियाजा या नुकसान या फायदा केवल आप खुद उठाते हैं। लेकिन जब हमें ये एहसास हो जाए, हमें ये पता लग जाए कि हमारे तौर तरीकों से, हमारे एक्शन से, हमारे निर्णय का असर हमारे परिवार पर, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर पड़ रहा है, तो ये समय है हमारा सेल्फ एनालिसिस का, अपने तौर तरीकों पर विचार करने का, अपनी चाहतों को बदलने का, नए निर्णय लेने का। कितनी देर हम लापरवाह होके जी सकते हैं, केयरलेस होके जी सकते हैं? कितनी देर हम जल्दबाजी में स्टेप्स उठाते जाएंगे? कितनी देर हम यूं ही चिल्लाते जाएंगे कि हमें अपने परिवार की फिक्र है, हम केयर करते हैं, हमें अपने समाज की चिंता है। एक्चुअली ये समय है अपने परिवार को बताने का कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं, लेकिन केवल लफ्जों से नहीं, अपने अच्छे एक्शन से, अच्छे तौर तरीकों से, अच्छे व्यवहार से। सो एक्ट रिस्पॉन्सिबल। जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ऐसे फीडबैक लेना भी तो जरूरी होता है। बट व्हाई? There is a big question mark for that. If you really want to improve yourself, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जितना बढ़िया आप कर रहे हैं, क्या दूसरों को भी वैसा नजर आ रहा है? क्या दूसरे भी आपको वैसा ही समझ रहे हैं? For this, feedback is very important here. Here I would like to share a story of a gardener. एक बार एक माली टेलीफोन बूथ पे जाता है और फोन लगाता है, एक लेडी से बात करता है। मैडम, मैं माली बोल रहा हूँ और मुझे पता लगा है कि आपको बागबानी का बहुत शौक है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी काबिलियत देखें और मुझे मौका दें। आगे से वो जवाब देती है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी माली है तो मुझे माली की जरूरत नहीं है। वो फिर रिक्वेस्ट करता है, मैडम प्लीज आप मेरे को एक मौका तो दीजिए, मैं पौधों की बहुत लगाव से देखभाल करता हूँ, मुझे कटिंग इतनी बढ़िया आती है कि मैं आपके बगीचे को नया रूप दे दूंगा। आगे से फिर उसको जवाब मिलता है, अरे भाई बोला ना मुझे माली नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत बढ़िया माली है, मैं नहीं चेंज करना चाहती। फिर वो रिक्वेस्ट करता है,
मैडम प्लीज मुझे पैसों की भी बहुत सख्त जरूरत है, आप एक बार मौका तो दीजिए, आप मुझे बेशक थोड़ी सी कम तनख्वाह दे देना, जितना आप ऑलरेडी दे रही हैं उससे कम दे देना, मैं छोटे मोटे काम और भी कर दिया करूंगा। लेकिन वो परेशान हो जाती, कहती नहीं, और वो फोन पटक देती है। टेलीफोन बूथ वाला उसकी बात सुनता है और उसको कहता है तू फिक्र ना कर, मैं तेरे को नौकरी दिलाता हूँ। तो माली कहता है कि नहीं, मेरे पास नौकरी है, मैं जिस लेडी से बात कर रहा था मैं इसी के यहाँ मालीगिरी करता हूँ, मैं तो केवल ये देखना चाह रहा था कि क्या वो मेरे काम से संतुष्ट है, जो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, क्या वैसा वो भी महसूस कर रही है, जो मैं समझ रहा हूँ क्या उसकी नजर में वैसा ही हूँ मैं। तो अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो मेरे काम से संतुष्ट है और वो मुझे कभी खोना नहीं चाहेगी। So you have also got the message. Take feedback, do your best and make yourself indispensable. Good luck. Well friends, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में आशा की किरण लाई हो तो आप इसे अपने फेसबुक अकाउंट पर जरूर शेयर कीजिए। बेटर इज कि इसका लिंक इंटरनेट ब्राउजर से कॉपी करके उसे अपने फेसबुक पर स्टेटस पेज पे पेस्ट कर दीजिए और इसका लिंक लिंक्डइन प्रोफाइल में भी दे देना और ट्विटर पे भी। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसके नीचे कमेंट भी कर देना। एट द एंड मैं आपको अपनी कुछ वीडियोस रिकमेंड करने लगी हूँ, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।